जो समय पे साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी बिहार मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए क्लास 6 to 8 के लिए मैथ साइंस और साथ में जीएस के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। और मैं जब भी क्लास को स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं मेरा एक मोटिवेशनल थॉट रहता है, उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म बुक को हमेशा फॉलो करता हूँ और करता रहूँगा और आप लोगों के बीच में स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस देखे होंगे। सबसे पहले 30 के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग को मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। अगर आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम बैठे होंगे तो आप लोग भी 30 क्वेश्चन जो होंगे आप लोग का 15 क्वेश्चन हिंदी करेंगे, आप 15 क्वेश्चन इंग्लिश करेंगे। क्लियर है? अब टोटल यानी 30 क्वेश्चन में आप लोगों को 30 क्वेश्चन का 30% आप लोग को मार्क्स लाना पड़ेगा। आई थिंक अगर देखा जाए तो टोटल आप लोग को केवल 9 नंबर लाना पड़ेगा ये पासिंग के लिए। अगर आप लोग 9 नंबर मिला के देते हैं टोटल दोनों मिलाकर तो आप लोग पास कर जाएगा। इसी के बाद आप लोग कॉपी चेक होगा। इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 40 क्वेश्चन सारे लोगों के लिए, चाहे किसी का भी सब्जेक्ट कुछ भी, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी इंग्लिश हो या फिर मैथ साइंस हो, सारे के लिए 40 जीएस क्वेश्चन यानी समान अध्ययन का क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि सारे लोगों के लिए इक्वल होता है। इसी में आप लोग का बिहार जीके, करंट जीके, फिर आप लोग का मैथमेटिक्स, साइंस से फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है? बाकी अगर जिनका एसएसटी है उनके लिए 40 क्वेश्चन स्पेशल आप लोग का एसएसटी का रहेगा और शायद 40 क्वेश्चन आप लोग हिस्ट्री वगैरह का रहता है। क्लियर है? और जिसका साइंस है तो 40 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने साइंस का रहेगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो आप लोग पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप लोग यहाँ तक पढ़े होंगे तो पास कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो आप लोग बीच क्वेश्चन समान अध्ययन और मैथमेटिक्स का सारे क्वेश्चन को दिखाना, विज्ञान का किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं बहुत सारे ट्रिक भी बताऊँगा जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नो, भारतीय मानक समय का याम्योत्तर यानी मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है? सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का मानक समय रेखा का जो वैल्यू होता है वह 82.5 डिग्री होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है ये, तो इसका वैल्यू होता है 82.5 डिग्री होता है। क्लियर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। यहाँ पे ये सब सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है और ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके लिए आप लोगों के सामने मैं ट्रिक देता हूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा आंधी में छाता उड़ा, आंधी में छतरी उड़ा। इस टाइप से याद कर सकते हैं, आंधी में छतरी उड़ा। अब देखिए, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। देखिए, आंधी में छतरी उड़ा या उड़ी। अब देखिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन को मैं रिकॉल कर। सबसे पहले आ से, तो फ्रेंड्स आ से हो गया आप लोग का आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर है? मा से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़। आई होप आप लोग, ऊ से हो गया उड़ीसा, और एक और उसे उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। यानी ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। और भी अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले उत्तर में जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आप लोग का मध्य प्रदेश हो गया, उसका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश। 3 प्रदेश होता है और फिर सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा होता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो आंध्र प्रदेश से भी पास करते हैं, छत्तीसगढ़ से भी। तो जब 2 ऑप्शन सही है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक से अधिक। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट आगे, याद रखिएगा। और वही 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्रधान याम्योत्तर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सारे को याद रखिएगा, जो कि लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और फ्रेंड्स ये भी आप लोग याद रखिए, 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, और ग्रीनविच से पश्चिम दिशा की तरफ जाने पर 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट घटता है। यानी कि अगर आप लोग पश्चिम दिशा की जा रहे हैं तो 4 मिनट घटेगा 1 डिग्री में। और वही अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आप लोग का 1 डिग्री में 4 मिनट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये आप लोग रूल्स को पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए, इसी के अकॉर्डिंग भारत का ग्रीनविच मानक समय होता है। देखिए, अब टोटल कितना होता है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री भारत पूर्व में स्थित है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 330 मिनट आएगा। तो 303 मिनट को अगर तोड़िएगा ना तो ये 5 घंटा 30 मिनट आएगा। आई थिंक आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, भारत का मानक समय उत्तर 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है? और याद रखिएगा, लंदन में अगर दोपहर 12 बज रहे हैं तो उसके पूर्व दिशा में स्थित भारत में 5:30 बज रहा होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, ये इसका कंसेप्ट होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। यहाँ तक मैं पूरे का पूरे जो भी आप लोग को मन में चल रहा होगा इसके रिगार्डिंग सारे मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी रूप में सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश को नहीं
मिलती है। देखिए यहाँ पे बांग्लादेश लिख रहा, तो चलिए बांग्लादेश के बारे में बता दें। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बातें करना चाहते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा को टच करते हैं, तो इसके लिए ट्रिक याद करिए। तो बांग्लादेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ममता बनर्जी है। तो आप लोग सबसे पहले लिखने का प्रयास कीजिए, ममता, ममता लिखिएगा। अब बनर्जी, मैं बनर्जी लिख दिया हूँ। देखिए अब आप लोग को इसी में आप लोग का सारे शॉर्ट छिपा हुआ। देखिए सबसे पहले एम लेते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखें एम फोर आप लोगों का मिजोरम, एम फोर क्या हो गया, मिजोरम हो गया। ए फोर लेंगे, असम हो गया, क्लियर है। फिर देखिए एक और है हमारा, तो एम फोर मेघालय हो गया। टी फोर हो गया, त्रिपुरा। आई होप क्लियर होगा, क्लियर है। अब ये बा फोर बंगाल रखिए, यानी कि देखिए 1 2 3 4 ये 5, तो पांचों राज्य का नाम बता। अगेन आई रिपीट, एम फोर सबसे पहले एम फोर मेघालय रखिएगा, फिर ए फोर असम लिखिएगा, फिर एम फोर मिजोरम रखिए, टी फोर त्रिपुरा, बा से बंगाल रखिए। ये पांचों स्पर्श करते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो ऑप्शन नंबर ए में भी आप लोग का टच सही कर रहा। फिर देखिए कौन नहीं, फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा था नहीं, तो आप लोग का पहला तो टच कर रहा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम भी टच था। लेकिन इसमें अगर देखिए तो मणिपुर लिख रहा, तो फ्रेंड्स मणिपुर इसमें टच नहीं करता। एम फोर कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखें एम फोर मणिपुर और सॉरी एम फोर मेघालय और मिजोरम होता है, यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा, जो कि टच नहीं करता। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। और फ्रेंड्स याद रखिए भारत की सबसे लंबी सीमा जो होता है वह बांग्लादेश के साथ लगती है, सबसे लंबी, जो कि टोटल अगर देखा जाए तो 4,096.7 किलोमीटर स्पर्श करती है, क्लियर है। और सबसे छोटी की बात करना चाहता हूँ तो 106 किलोमीटर मात्र शो करते हुआ अफगानिस्तान को शो करती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। पूर्वी घाट के निम्नांकित में से कौन पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो जवादी पहाड़ी। सबसे पहले जवादी पहाड़ी भी आप लोग का, जवादी पहाड़ी भी स्थित होती है, शिवराय पहाड़ी भी स्थित होती है, तो ये दोनों आप लोग का स्थित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग पालकोंडा भी होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक से अधिक हो गया, क्या हो गया, एक से अधिक हो गया। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीटी मेन सेंट्रल ट्रस्ट निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। सबसे पहले एमसीटी का फुल फॉर्म जानिए, मेन सेंट्रल ट्रस्ट होता है, जो कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आती है। याद रखें फ्रेंड, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीचों बीच आती है, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और फ्रेंड हिमालय के सबसे बाहरी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के निम्नांकित रामसर स्थल पर सम्मानित राज्य के रूप में कौन सुमेलित है। देखिए आई होप आप लोगों को पता होगा रामसर साइट्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रामसर एक प्लेस होता है जो कि ईरान का प्लेस है, जो कि आर्द्रभूमि से रिगार्डिंग है। तो भारत में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे कुल कितने रामसर साइट्स को जोड़ा गया। आई होप आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखा देखिए, भारत के निम्नांकित रामसर स्थल पर सम्मानित राज्य के, देखिए सबसे पहले वेमनाथ, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है वेमनाथ, तो वेमनाथ कहाँ पे, तो केरल में। तो पहला आप लोग का गलत हो गया, तो वेमनाथ जो होता है ना आप लोग केरल में होता है, क्लियर है, पहला गलत है। कुलोरी, तो कुलोरी कुलोरी झील जो होता है ना वो आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है, आंध्र प्रदेश में। रुद्र सागर, तो रुद्र सागर की बात करना चाहते हैं तो ये त्रिपुरा में, कहाँ पे, ये त्रिपुरा। तो आप लोग तीनों देख रहे हैं तो गलत हो गया, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड तीनों गलत हो, वेमनाथ आर्द्रभूमि कहाँ पे, केरल में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, रुद्र सागर कहाँ पे, तो त्रिपुरा में है, क्लियर है। और याद रखिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास के लिए वर्ष 1971 में ईरान के रामसर स्थल पर एक सम्मेलन हुआ था, जिसे रामसर स्थल कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ष भारत में रामसर दिवस जो मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा भारत में कुल कितना रामसर स्थल है, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, क्लियर है। और मैं बिहार के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो याद रखिए बिहार के काबर ताल झील, जो बिहार के आप लोग पढ़े होंगे, बिहार के काबर ताल झील को ना 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो था ना देखिए रामसर स्थल के रूप में घोषित तिथि के आधार पर बिहार का काबर ताल झील भारत के ना यह कुल 39वां क्रम था ये, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो देखिए पहला लिख रहा खरीफ फसल, लेकिन रबी फसल आवश्यक उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, आवश्यक वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहला देखिए जूट एक खरीफ फसल है, बिल्कुल आप लोग का ये सही है। रबी फसल आप लोग का नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया। उसके साथ इसके लिए तापमान देखिए ये 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चलते हैं, बिल्कुल सही है। और आपका वार्षिक वर्षा भी सही है, यानी 134। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कीजिएगा, क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं जूट के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड याद रखें, जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और अगर क्वेश्चन अगर आप लोग का आता है कि जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो फ्रेंड पूरे भारत की बात करना चाहते हैं ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो जूट होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल के बाद अपना बिहार आता है, क्या आता है, ये बिहार आता है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब पूरे विश्व की बात करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो बांग्लादेश में होता है। कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में होता है। चलिए, माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये। तो माजुली द्वीप भारत राज्य के असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे, असम राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेगा। इसके साथ साथ याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे, कहाँ पे फ्रेंड, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो गंगा के मैदानी क्षेत्र को जलवायु कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे या CWG के वर्ग में आता है, यानी CWG। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। याद रखिए, भारत में कर्क रेखा के उत्तर के अधिकांश भाग को कोपेन के CWG प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। यानी देखिए, कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच पास करती है, तो इसके उत्तरी भाग में जो आता है, यानी इसके ऊपरी पार्ट्स में आता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं CWG कहते हैं। आई होप आप लोग क्लियर होगा। और वही कर्क रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण पार्ट्स जो आता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसके पार्ट्स को AW कहते हैं। क्या बोलते हैं, AW कहते हैं। क्लियर है। चलिए, और CWG प्रकार की जलवायु अर्थात शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे पहले फ्रेंड इस क्वेश्चन 2021 का पूछ रहा है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुल 8% था। कितना था, 8% या फिर लगभग 7.84 पूरा एग्जैक्टली देखा था। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे इस चीज़ को। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथ्य सही है। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें से मैं आप लोग इसको पता हो, इसका जन्म तो 1469 में हुआ था, जो कि तलवंडी में हुआ था। यानी पहला भी सही, दूसरा गलत हो गया, तलवंडी में हुआ था। यानी पहला तीसरा बिल्कुल आप लोग का सही है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका अगर देखा तो उपयोग 1 से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए इसके बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ताकि आप लोग को सारे नॉलेज को मैं रिकॉल करवा दूँ। सबसे पहले याद है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखें, इसका जो मृत्यु हुआ था वो 1539 में हुआ था। 1539 में इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो करतारपुर में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखें, करतारपुर में हुई थी। क्लियर है। अब देखिए, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। कुल कितने गुरु हुए थे, 10 गुरु हुए थे, जिसमें पहला आप लोग का था गुरु, देखिए पहला जो गुरु थे वह गुरु नानक थे। क्लियर है। सेकंड देखेंगे तो गुरु अंगद थे, सेकंड वाला भी क्वेश्चन पूछता है, गुरु अंगद थे। थर्ड अगर देखा है तो गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास थे। ये सारे को मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि आप लोग को रिकॉल, गुरु अमरदास थे। थर्ड में देखा तो रामदास थे, तो सॉरी चौथा में अगर देखा तो रामदास थे। क्लियर है। वही पांचवा की बात करना चाहते, सबसे फेमस अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव थे। छठा में देखे तो गुरु हरगोविंद थे, गुरु हरगोविंद थे। सातवां में थे आप लोग गुरु हर राय, गुरु हर राय थे। आठवां में देखा ना तो गुरु हरकिशन थे। नौवां में सबसे इंपॉर्टेंट था गुरु तेग बहादुर था। 10वां में गुरु गोविंद सिंह थे। ये सारे को आप लोग याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इस शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगी। देखिए बंगाल गवर्नर, देखिए सेनापति भी बोल रहा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो कॉर्नवालिस होगा। क्या होगा, कॉर्नवालिस होगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। याद रखिए कॉर्नवालिस इस शर्त पर गवर्नर जनरल होना स्वीकार किया है कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति भी रहेगा। क्लियर है। अब देखिए कॉर्नवालिस का टेन्यूर की बात करना चाहते हैं तो आप लोग पढ़े भी होंगे, 1786 से लेकर 1793 के बीच में था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और इसी के समय अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, निम्नलिखित में किसे लोकहितवादी उपनाम से भी जाना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है लोकहितवादी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गोपाल हरि देशमुख को, देखिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक बहुत ही बड़े महान समाज सुधारक रह चुके। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन का संस्थापक कौन थे। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं धर्म सभा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, धर्म सभा के बारे में। तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा, बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन के संस्थापक थे राधाकांत देव थे। कौन थे, राधाकांत देव। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक करेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, राधाकांत देव सती प्रथा के समर्थक थे, सती प्रथा के समर्थक थे।
चलिए, राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे से पढ़े होंगे, क्लियर है। तो राजा राम मोहन राय बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी जो थे ना राधाकांत देव मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन के विरुद्ध ही थे, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। और ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो सारे क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। देखिए, निम्नलिखित यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को 100 में पूछा जाएगा, तो इसलिए पूरा ध्यान से सुनेगा। निम्नलिखित को कालक्रम के आधार पर पहले से बाद के क्रम में बता। देखिए, जिन्ना का 14 सूत्री मांग, नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी का 11 सूत्री मांग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करना चाहते हैं, देखिए जिन्ना का, देखिए इसमें मैं बता नेहरू सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। अगर सही क्रम अगर देखा जाए तो देखिए मैं आप लोगों को रिकॉल कर, सबसे पहले जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का जो 14 सूत्री मांग जो किया गया था वह 1929 में किया गया था। 1929 में 14 सूत्री का मांग किया था, क्लियर है। वही फ्रेंड नेहरू रिपोर्ट जो आया था वह 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। और गांधी जी का 11 सूत्री का जो मांग किया गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा गांधी जी का जो 11 सूत्री की मांग हुआ था वह 1931 में हुआ था। आप लोगों को सबसे पहले कौन हुआ था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट हुआ था 1928 में, फिर जिन्ना का 14 रूप, फिर यहाँ यानी कि 213। तो ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले याद रखें नेहरू रिपोर्ट 1928। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना का 14 सूत्री मांग 1929। वही गांधी जी का 11वीं सूत्री मांग जो था 1930-31 के समय मांगा गया था, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आप लोग का। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? देखिए फ्रेंड, नेता बोला ना बेगम हजरत महल द्वारा। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इसके द्वारा जो किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा वह लखनऊ में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? लखनऊ में। चलिए सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे को रिकॉल। कानपुर, तो फ्रेंड कानपुर जो होता है ना, नाना लोग कान में दम कर देते, तो याद है कानपुर में जो किया था वह नाना साहिब किया था। आई होप आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो कानपुर में किया था, नाना साहिब किया था, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं फतेहपुर में, तो फतेहपुर में जो किया था वह अजीमुल्ला किया था। अजीमुल्ला, ये आप लोग पढ़े होंगे, अजीमुल्ला किए थे, क्लियर है। और लखनऊ में क्या था? बेगम हजरत महल थे। और हम लोग बिहार की बात करना चाहते हैं तो बिहार के आरा, आप लोग जानते हैं आरा काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ है लाइफ से। तो फ्रेंड्स याद रखिए, आरा जिला से जो संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे फेमस थे ये, जो कि कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ आप लोग क्या लिखते हैं आरा से, ठीक है। वैसे वीर कुंवर सिंह थे, क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं झांसी से, तो झांसी से कौन थे? लक्ष्मीबाई थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। और बिहार के कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड कब की घटना है? तो फ्रेंड सबसे पहले सबसे फेमस और लीजेस्ट काकोरी कांड, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा काकोरी जो कांड हुआ था वह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि लखनऊ पैसेंजर से सरकारी खजाना को क्रांतिकारी ने काकोरी स्टैंड पे लूट लिया था। मैं आप लोग को रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था, एक ट्रेन था, देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग कहीं भूलिए ना। देखिए एक ट्रेन था जो कि सहारनपुर, देखिए यहाँ पे सहारनपुर से वो कहाँ तक जा रहे थे? वह लखनऊ तक के जा रहे थे, सहारनपुर से लखनऊ तक के लिए जा रहे थे। और उस ट्रेन का नाम अगर पूछता तो याद रखें 8 डाउन ट्रेन था। मैं लिख देता हूँ, देखिए 8 डाउन ट्रेन था, 8 डाउन ट्रेन था, ये आप लोग याद रखें। 8 डाउन ट्रेन था जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रहा था। तो इसी के बीच में एक शहर आया था जिसका नाम था काकोरी। क्या था ये? काकोरी। तो याद रखिएगा, इसी काकोरी स्टेशन पर लूट लिया गया था। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। काकोरी कांड के आरोप में अनेक गिरफ्तार हुए थे, जिसमें सबसे पहले 4 क्रांतिकारी सबसे फेमस थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का। 4 सबसे फेमस जो थे, पहला आप लोग का नाम बताना चाहता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहला का नाम याद रखें, राम प्रसाद बिस्मिल, पहला था राम प्रसाद बिस्मिल। एक आप लोग राजेंद्र लाहिड़ी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। थर्ड की बात करना चाहते हैं, रोशन सिंह थे। और चौथा था आसफुल्ला खान। ये सारे को फांसी दे दिया गया था, क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड के नाम को बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते, काकोरी ट्रेन एक्शन ये याद रखिएगा, क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो आज़ाद दस्ता का प्रथम, देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है ये। तो आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन जो हुआ था वह नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था, क्लियर है। देखिए मैं आप लोग को रिकॉल करना चाहता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया था। तो वही डेट की बात करना चाहता हूँ, 9 नवंबर था। हाँ बिल्कुल 9 नवंबर। तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल की दीवार को रस्सी से फांदकर भागने में सफल हुआ था, क्लियर है। और जेल से भागकर जय
प्रकाश नारायण, देखिए जय जेल से भागकर ना जय प्रकाश नारायण नेपाल चले गए। देखिए नेपाल चले गए, इस चीज़ को याद रखें, नेपाल चले गए। नेपाल में जय प्रकाश नारायण अपने सहयोगियों की मदद से आज़ाद दस्ता, यानी कि इसी में अपने सहयोगियों की मदद से आज़ाद दस्ता नामक क्रांतिकारी दल का गठन किया था। क्लियर है। और याद रखिए वर्ष 1943 में आज़ाद दस्ता, देखिए मैं लिख देता हूँ, वर्ष 1943 में आज़ाद दस्ता का प्रथम प्रशिक्षण शिविर शुरुआत किया गया था, जो कि सरदार नित्यानंद के निर्देशन में नेपाल के राजविलास जंगल में शुरू किया गया था। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिए अगेन आई रिपीट, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा कि आप लोग को जयप्रकाश, देखिए जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया, तो हजारीबाग जेल में। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ला का जन्म स्थली वर्तमान में बिहार किस जिला में है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, राजकुमार शुक्ला का जन्म जो हुआ था मुरली भरा हुआ गांव पश्चिम चंपारण में हुआ था। तो पश्चिम चंपारण में हुआ। देखिए चंपारण के 2 पार्ट्स बटा हुआ था, एक होता पूर्वी चंपारण, एक होता पश्चिमी चंपारण। तो आप लोग को बताना चाहता हूँ, राजकुमार शुक्ला जो रहने वाले थे वह पश्चिमी चंपारण के एक गांव था जिसका नाम था मुरली भरा हुआ। देखिए ये लिख लीजिए, मुरली भरा हुआ था। हाँ बिल्कुल यही था, मुरली भरा हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। और इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गांधी जी से पहली बार बिहार राजकुमार शुक्ला सबसे पहले जो मिले थे वह 10 अप्रैल को मिले थे। याद रखिए 10 अप्रैल 1917 में मिले थे पटना में। क्लियर है। फिर उसके बाद ये डायरेक्टली 15 अप्रैल 1917 को कहाँ मिले थे, चंपारण में मिले थे। इसके साथ साथ पटना में गांधी जी की मुलाकात माजरुल हक से भी हुए थे। क्लियर है। और मुजफ्फरपुर में गांधी जी का स्वागत जो किया था जेपी कृपलानी ने किया था। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोग का कि मुजफ्फरपुर, आप लोग बिहार में अगर जाते हैं तो आप लोग को पता होगा, तो मुजफ्फरपुर में गांधी जी का जो स्वागत किया था वह जेपी कृपलानी, ये क्वेश्चन पूछता है। और आई थिंक बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था। तो याद है मुजफ्फरपुर में गांधी जी का स्वागत जेपी कृपलानी ने किया था। क्लियर है। और मुजफ्फरपुर के जेपी कृपलानी जो है एक शिक्षक थे, इसलिए उनका स्वागत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए विधान परिषद की संरचना, यहाँ पे देखिए संरचना की बात करें तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख जो है ना भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 171 में किया गया, 171 में किया गया। क्लियर है। वही अगर विधानमंडल की संरचना की बात करना चाहते, देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर विधानमंडल, देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर विधानमंडल के विधानमंडल देखिए 72, तो याद रखिएगा राज्य के विधानमंडल के सदनों की अवधि की बात करना चाहते हैं तो 172 होगा। क्लियर है। और विधानसभा के संरचना का उल्लेख 170 में किया गया। क्लियर है। और 173 में जो उल्लेख किया गया विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता का उल्लेख किया गया। तो ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने बता दिया हूँ। वह 174 जो होता है वो राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान विघटन से संबंधित बातों को उल्लेख किया गया। वही 175 जो होता है वह राज्य विधानमंडल के सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश भेजने के राज्यपाल का अधिकार के बारे में उल्लेख करता है। बातें करना चाहते हैं विधान परिषद, तो फ्रेंड भारत में कुल कितने राज्य जहाँ पे विधान परिषद, इसके लिए एक ट्रिक याद कर लिए, थोड़ा सा कम बात कीजिए, आप लोग कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं, यानी कि कम बात कीजिए, यानी KUMBAT। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले आप लोग को ध्यान रख, के से हो गया आप लोग का कर्नाटक, के से क्या होगा कर्नाटक, यू से हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना। ये 5 राज्य लिख देना, यानी ये 6 राज्य में आप लोग का क्या है फ्रेंड्स, तो विधान परिषद है। क्लियर है। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। चलिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को लोग बोलते हैं सेबी, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो हुआ था आप लोग को पता होगा 12 अप्रैल को हुआ था। तो 12 अप्रैल 1988 को हुआ था, 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। क्लियर है। और याद रखिए 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम से यानी 1992 द्वारा वैधानिक इसको दर्जा मिला था, 1992 में। क्लियर है। और ये एक प्रकार का नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को 2 होमवर्क मैं दिया हूँ, सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगर नहीं भी जानते तो आप लोग गूगल करके जरूर लिखिए, ताकि इससे पता चले आप लोग एक्टिव रखें। अगर आप लोग जवाब देते हैं तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स भी मैं अच्छे से बताऊंगा। देखिए एक पिंड अपने 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है, फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं वस्तु का औसत चाल के बारे में बोल रहा, तो देखिए औसत चाल जब भी बोलता है तो यानी भी बोलते हैं इसे, तो औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी यानी कि देखिए आप लोग को S1 + S2 करना पड़ेगा। क्लियर है। और
उसके बाद टाइम के लिए करना चाहते हैं तो T1 प्लस T2 करना सकते हैं आप लोग। तो S1 पहला दूरी लिखा 20 और थर्ड सेकेंड का लिखा 30 मीटर। पहला का समय 6 सेंटीमीटर और चौथा का लिखा 4, तो 30 भी 50, यहाँ 50 बाई क्या करेंगे 10। तो फ्रेंड्स इसको देखिए तो 40 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो 5 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा। और याद रखिएगा आप लोग का, देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए यूनिट को आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा। चलिए अचाल को स्पीडोमीटर में मापते हैं। 20,000 रुपये पर 2 वर्ष के प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपये है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। यहाँ पे देखिए वार्षिक दर के बारे में बोल रहा। सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अंतर का जो फार्मूला होता है, देखिए अंतर का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू, यहाँ पे लिखिए रेट बाय 100 का इसमें होल स्क्वायर होता है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, मैं रिकॉल करवा दी हूँ। देखिए इसका अंतर क्या लिख रहा है 800 रुपये, तो मैं 800 लिख दिया हूँ, और इसका प्रिंसिपल लिख रहा है 20,000, तो 20,000 लिख दिया। और आप लोग क्या कीजिए आर स्क्वायर, तो यानी आर स्क्वायर कीजिए और ये 100 को भी डबल टाइम्स कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए ना, ये 0 0 कट गया, क्लियर है। फिर ये 0 0 आप लोग के सामने कैंसिल हो गया। अब 2 का टेबल में आप लोग को 800 आता है 400 बार में, तो 400 बराबर क्या करेंगे आर स्क्वायर। अब बताइए 400 किसका वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है किसका होता है 20 का होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20% इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए MP आप लोग मान लीजिए, सबसे पहले MP कुछ नहीं दिया तो हम लोग आप लोग MP कुछ जब नहीं दिया हम लोग 100 रुपये मान लीजिए, क्लियर है। और याद है कि MP पर ही SP होता है, यानी कि इसमें सेलिंग प्राइस होता है, 10% छूट देता है। 100 रुपये का छूट को 10 रुपये में दिया, यानी 90 रुपये हो गया। आप लोगों को क्या करना, इस पर इसके बाद से 12% का लाभ होता है। तो फ्रेंड्स लाभ होता है ना, तो यहाँ पे क्या करें 90 गुना क्या करेंगे 100 बाय यहाँ पे क्या करेंगे 112.5 ले देंगे। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व किया तो इसका CP आ जाएगा 80 रुपये, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पूरा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे CP कितना था 80 रुपये था और SP कितना था 90 था। तो अब इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को लाभ और हानि दिख रहा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे MP देखना होगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा 20, यानी कि MP कितना था, ये देखिए 100 रुपये का चीज़ था ना ये MP, और यहाँ पे बेचे कितना में 80 में हो गया। तो दोनों में देखिए 20 का अंतर है और CP कितना था 80 का। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालेगा तो टोटल क्या कीजिए 20 बटा क्या कीजिए 80 गुना क्या कीजिए 100। तो यहाँ सॉल्व करें, ये 4 बार में आएगा, 4 का पारा में 100 कितना आता है 25 बार में, तो टोटल आंसर देखा था 25% होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे, तो 25% इज द राइट आंसर, क्लियर है। नहीं तो एक और फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए MP/CP, देखिए मैं लिख देता हूँ MP/CP इक्वल टू होता है 100 प्लस, यहाँ पे क्या करें देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कर दीजिएगा, यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कर, इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते थे। चलिए ये रहा 53 क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। दो संख्याओं का अंतर 45 है, जब बड़ी से यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 45 है, जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें 31 प्राप्त होता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना, इसको अगर आप लोग बनाइएगा तो देखिए सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर, तो मान लीजिए पहला संख्या अगर x है तो सेकेंड संख्या आप लोग भी जानते हैं, सेकेंड के लिए क्या कीजिए पहला जब x है तो सेकेंड के लिए x माइनस 45 होगा, क्लियर है। अब लिख रहा है जब बड़ी संख्या में 20% को जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो 31 प्राप्त होता है। आई थिंक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया जाता है, यानी x का 20% प्लस यहाँ पे करें x माइनस 45 का 35%, क्या लिखेंगे 35% बराबर क्या करें 31 लिखेगा। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 11x का वैल्यू आएगा 935, क्या आएगा फ्रेंड 935 आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर x का वैल्यू निकालेगा ना तो अच्छे से आप लोग निकाले तो 85 आ जाएगा, क्या जाएगा 85। तो x का वैल्यू आ गया 85। अब इसमें 85 में से 45 गया तो क्या बचेगा 40। अब दोनों को सम कीजिए 125 आ गया। तो राइट आंसर देखिएगा तो 125, यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर दीजिए। दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। देखिए ये सब क्वेश्चन तो वैसा नहीं पूछेगा, लेकिन इसका एक ट्रिक होता है। देखिए सबसे पहले इसमें 1 करेंगे, इसको यहाँ पे 2 करेंगे, इसको यहाँ 3 करेंगे, इसको यहाँ 4 करेंगे। अब देखिए 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गया, क्लियर है। 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 12 था, तो 12 10 कितना हो गया 22 हो गया। तो ऑप्शन है क्या 22 नहीं है, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा।
देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं की ओर छठवां अक्षर कौन होगा। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे बाएं का है ये और यहाँ पे दाएं है, तो यानी कि लेफ्ट और राइट का कंडीशन आया तो दोनों के जो स्थान है उसको केवल सम कर दिया। तो यहाँ पे लेफ्ट से 18वां बोल रहा था और राइट से 6 बोल रहा था, तो 18 6 क्या होता है 24। तो फ्रेंड 24वां अक्षर देखिएगा ना, ABCD में कौन होता है, एक्स होता है। तो क्योंकि ये देखिए ABCD है ना, ये तो एक्स आ रहा आपका, तो आंसर अगर देखेंगे तो एक्स हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन 308 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है तो अन्य संख्या क्या होगा। देखिए आप लोग पहले फार्मूला पढ़ोगे, देखिए मैं लिख देता हूँ, LCM गुना HCF। आई रिकॉल LCM गुना HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी A क्रॉस P होता है। अब यहाँ पे देखिए LCM का वैल्यू अगर देखिए तो 308 है, यानी 308 करेंगे, और HCF का वैल्यू देखिए 22 है। A का वैल्यू देखिए यानी प्रथम संख्या है शायद 144 था, ठीक है, शायद केवल ओनली फॉर 44 है ये, तो यहाँ पे 44 कर दिए। यहाँ पे आप लोगों को B का वैल्यू निकालना था। 22 का पारा 44 दो बार में आ गया, ठीक है। अब B का 2 का पारा में 308 जो आता है 1 5 4 यानी 154 बार में आएगी। तो राइट आंसर अगर देखेंगे तो 154 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट निकालना। जब भी यूनिट डिजिट रहता है तो मान लीजिए कोई संख्या 3 × पर पावर 68 है, फिर 4 है, यहाँ पर अगर देखें तो 73 है, फिर 15 है, इसके ऊपर देखें तो 101 है। फ्रेंड्स कुछ मत कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान दें, ये जो पावर रहेगा इसको केवल और केवल आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए 4 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आप लोग को यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता है रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जब भी 0 बचेगा ना तो उसका वैल्यू 0 लिख दिए, क्लियर है, गुना 4 है, फिर 73 को 4 से डिवाइड कर उसका रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 15 रहने देंगे, यानी यहाँ 101 था, 101 को 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ भी आप लोग का रिमाइंडर जो यहाँ पे सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है, देखिए यहाँ पे लास्ट वाला संख्या लिखा आता है ना, है ना, ये तो है। इसका यूनिट 5 है तो 5 रहने देंगे, देखिए 5 है। अब 101 को 4 से अगर डिवाइड करें तो इसका लास्ट संख्या जो बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट यूज करता हूँ। किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, गुना, फिर 4 पर पावर 1 का वैल्यू 4 लिखेंगे, 5 पर 1 का वैल्यू 5 लेंगे, 5 चौके 20 होता है। तो 20 को अगर लिखते हैं इसका लास्ट में कितना है 0, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, जो कि ऑप्शन नंबर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अब आप चुके हैं साइंस का क्वेश्चन को। चलिए साइंस क्वेश्चन को ही मैं अच्छे से बताऊंगा। ऑक्टेव वर्गीकरण में के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। फ्रेंड्स आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे सबसे पहले डार्विन आयरन ने आप लोगों का त्रिक नियम दिया था। उसके बाद न्यूलैंड्स जो दिया था ना, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेट नियम दिया था। तो उसमें से उसका जो लास्ट टर्म था, वो लास्ट जो तत्व था उसमें थोरियम का नाम दिया था। किसका दिया था, थोरियम दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। और याद रखिएगा न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टेट नियम के आधार पर उस समय तक ज्ञात तत्व 56 व्यक्तित्व किए थे, यानी कितना बोले थे 56 ही तक रह सकते हैं, तो क्लियर है। और उन्होंने जो भी सजाया था पीरियोडिक टेबल को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था, जिसमें उन्होंने एक गाना लिया था, सा रे गा मा पा धा नि सा के अकॉर्डिंग लिया था। और इसका ऑक्टेट नियम जो था ना, वो केवल कैल्शियम तक लागू हो पाया था, क्लियर है। चलिए ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। कार, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ट्रेड इसलिए बनाया था, देखिए क्वेश्चन ईजी था ये। ट्रेड को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाने और सड़क को पर बेहतर पकड़ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। कौन सा सुनामी से संबंधित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, पहला किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ठीक है। महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना इसके मूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद है, चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट जो होती है वह वेबर होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है। बातें करना चाहते ऑप्शन के अकॉर्डिंग पास्कल। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा पास्कल जो होता है वह प्रेशर का होता है। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बाय एरिया को हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, क्लियर है। बात करना चाहते हैं फैराड। तो कैपेसिटेंस आप लोग पढ़े होंगे, सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी होता है। और क्यू यानी क्या, तो आवेश, आवेश का होता है कुलॉम, और वी से होता है वोल्ट। तो वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट। तो कुलॉम प्रति वोल्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का हो गया, फैराड हो गया। तो लास्ट बच के वेबर। तो वेबर जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का होता है। क्या होता है, वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है। आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा पढ़ने में, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और अच्छा लगता है तो आप लोग लिखिए, मैं जो भी नया बुक आएगा, कुछ भी आएगा ना, मैं अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं पूरे के पूरे वीडियो में, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कुछ भी क्वेश्चन होगा, सारे को मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ सारे को मैं रिकॉल करवा दूंगा, क्लियर है। इससे आप लोगों को काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए
किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो तांबे के समस्थानिक का प्रयोग नहीं करते, आयोडीन। तो याद रखिए आयोडीन के समस्थानिक का जो प्रयोग करते हैं ना, गल ग्रंथि के लिए करते हैं, यानी गल ग्रंथि के लिए करते हैं, गले में जो ग्रंथि होते हैं ना उसके लिए करते हैं, यानी थायराइड ग्रंथि के लिए करते हैं। फास्फोरस का जो यूज करते हैं हम लोग चर्म रोग के लिए करते हैं, ये भी याद रखें, चर्म रोग के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक से अधिक भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा था, यहाँ पे कैंसर के लिए था, कैंसर के उपयोग में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयोग में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कैंसर के लिए उपचार के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करता है, यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग करता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनोडीकरण। तो फ्रेंड्स याद रखिए एनोडीकरण की प्रक्रिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला की बात करना चाहते हैं तो H2SO4 होता है। क्या होता है ये? H2SO4। इसे बोलते हैं किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए और बात करना चाहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COH होता है। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? यहाँ पे अगर आप लोग देखिए नवजात बच्चे बोल रहे, क्या बोला? नवजात बच्चे। तो फ्रेंड्स याद है कि जब कोई बच्चा का जन्म होता है, यानी नवजात जब बच्चे होता है ना, यानी बच्चे का जन्म के समय जो हड्डी की संख्या होता है कुल 300 होता है। क्या होता है? 300 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। क्लियर है? चलिए, लेकिन जब धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह हड्डी जो होता है ना मांसपेशियों में जुड़ जाता है, जिसके कारण जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उसमें कुल 206 हड्डी होते हैं। कितना होते हैं? 206 हड्डी हो जाते हैं। चलिए बातें करना चाहते हैं हड्डियों के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे हड्डी को अस्थि भी कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखें इसमें एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम बोलते हैं ओसिन। क्वेश्चन आता है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो अगेन आई रिपीट, आप लोग याद रखें ओसिन नामक प्रोटीन किसमें होता है? हड्डियों में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर बाल अवस्था में अस्थियों का विकास जो होता है ना केंद्र कार्टिलेज से होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। वही मानव के शरीर के हाथ में सबसे अधिक अस्थियाँ होती है, और मानव शरीर के सबसे मजबूत अस्थि की बात करना चाहता है जबड़े की हड्डी होती है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपकरण होता है? तो यहाँ पे देखिए पौधे की वृद्धि की बात करना चाहते हैं, तो देखिए मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहते हैं बोलोमीटर की। तो बोलोमीटर का जो उपयोग करते हैं उसमें विकिरण के लिए करते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे तो मैं बहुत सारा बता देता। तो उसमें विकिरण के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करना चाहते हैं क्रिस्कोग्राफ। तो याद रखें क्रिस्कोग्राफ का जो प्रयोग करते हैं हम लोग पौधे में वृद्धि के लिए, और इसका पहली बार जो निर्माण जो किया था जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्लियर है? और क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं। ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, देखिए अभी समय किसका चला? एआई का। तो न्यूज एंकर लिसा कहाँ लॉन्च किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। अभी जान रहे हैं अभी जमाना क्या? एआई का। देख सकते हैं आप ही का फिगर को बना के किसी में ऐड कर देता है। तो ये सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया था? उड़ीसा में। क्लियर है? तो देखिए चीन की प्रेस एजेंसी जिन्हुआ द्वारा दुनिया का पहला एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया गया था। इन सबसे पहले चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है? और 2023 में भारत का एआई चैटबॉक्स लेक्सी दोनों लॉन्च किया था। कहाँ पे लॉन्च किया था? लेक्सी LEXI लॉन्च किया गया था। चलिए गूगल ने बोर्ड नामक एआई चैटबॉक्स लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की? ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड। तो याद रखिए लाडली बहन योजना की जो शुरुआत किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने किया। किसने किया? मध्य प्रदेश सरकार ने किया। इस योजना के अंतर्गत 21 साल से 60 वर्ष की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों पर हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिएगा एक होता है बिहार के लिए। तो बिहार में एक स्कीम बना था, उसका नाम था निपुण। तो याद है निपुण बिहार योजना का संबंध है जो कि शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है? और झारखंड में एक चल रहा मैया सम्मान योजना, जिसमें प्रत्येक महिला को झारखंड की महिला को यानी 2500 रुपये मिल रही है। इस चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? देखिए सबसे पहले याद रखें राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे हुआ था? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पे हुआ था। क्लियर है? तो याद रखें 22 में जो भारत ने 22 में कुल कितना स्वर्ण पदक जीता? 22 ने जीता था। कितना जीता था? 22 ने जीता था। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? यहाँ पे 23 के लिए बोल रहा। तो याद रखें वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार के लिए साहित्य पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे को मिला। तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए
और वैसा था 2023। चलिए इसमें इतना जो मैं बताऊँ सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, तो कैसा लगा हमारे 40 क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए मैं आता हूँ गणित और विज्ञान के क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे करके बताने का प्रयास करूँगा। देखिए अब आ चुके हैं मैथ्स का क्वेश्चन में, तो मैथ्स का क्वेश्चन आगे बता ही देता हूँ, इसके बाद मैं साइंस का ही बता दूंगा। देखिए यहाँ तक जिनका क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का था तो कर सकते हैं, अब केवल मैथ और साइंस वाले देखेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख रहा √3 प्लस √5 कॉमा √2 प्लस √6 √8 और √11 माइनस √3 चार संख्या इन्हें आरोही क्रम में सही क्रम में लिखे। कुछ नहीं करना फ्रेंड, जब भी स्टेप्स आता है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या कीजिएगा ना, आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप लोग लिखते हैं √3 प्लस √5 है, तो इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसका स्क्वायर करता है a प्लस बी का स्क्वायर करने, यहाँ पे जब कीजिएगा ना टोटल आप लोग का सॉल्व करने पाएगा 8 + 2 √15 आएगा। क्लियर है। उसी प्रकार सेकेंड की बात करें तो √2 प्लस √6 है, इसका भी जब पूरा होल स्क्वायर किया तो 8 + 2 √12 आएगा। और थर्ड आप लोग का √8 है, तो √8 का स्क्वायर के केवल 8 होगा। अब फोर्थ की बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए √11 माइनस √3 है, तो यहाँ भी कीजिएगा ना तो 8 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी 11 3 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 14 माइनस 2 √13 आएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए ना सबसे क्या बोला आरोही क्रम में सजाना है। तो फ्रेंड सबसे बड़ा तो आपका ये हो गया, तो आरोही क्रम में यानी क्या सबसे बड़ा को आगे लेना है। क्लियर है। उसके बाद फिर थोड़ा देखिएगा तो आपका ये आ जाएगा, यानी √3 वाला आ जाएगा जो भी है √3 प्लस यानी कि किसका, हाँ यानी ये सबसे हो गया। इसके बाद हम लोग देखिए टोटल इसका वैल्यू अगर सॉल्व है 2.52 आएगा। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व कीजिए आरोही यानी कि बढ़ते क्रम ले आए, तो सबसे पहले इसको लिखिए। देखिए अगर इसको आप लोग सजाते हैं ना तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि देखिए √3 माइनस √11 का अगर सॉल्व किए तो वैल्यू तो 2.52 आएगा। क्या आएगा 2.52 आएगा। फिर √8 का वैल्यू तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता ही क्या, फिर √2 प्लस √6 का अगर वैल्यू निकालेगा ना तो इसका भी वैल्यू कम ही के दौरान आएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो लिख रहा बिंदु 1 3 -3 0 0 -4 एवं 4 -1 किसके शीर्ष है। तो इसके लिए अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का ये वर्ग का आ जाएगा। क्या इसका आ जाएगा, वर्ग का आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है देखिए स्टेप से आप लोग को बना देना, मैं केवल हिंट्स करूंगा क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा टेकन हो। यहाँ 1 3 कर दीजिए, यहाँ पे -3 0 कर दीजिएगा, यहाँ पे 0 और -4 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसके साथ साथ लास्ट में आप लोग का 4 और -1 है। अब आप लोग क्या नाम ले लीजिए ABCD। अब क्या कहें दूरी सूत्र से AB का निकाले, BC का निकाले, CD का निकाले और DA का निकाले। देखिए सारे का इक्वल आ जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 व थीटा न्यून कोण है तो sin tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को सेटिंग करने के हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखिए ये 3 cos स्क्वायर थीटा है तो 7 को भी 3 में प्रयास करें। देखिए इसको हम क्या करें, 2 भाग में बांट देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा, देखिए लिख देते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा, तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये हम लिख दिए। क्लियर है। अब इसके बाद ऑलरेडी आप लोग को लिख रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 लिख दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसको हम लोग रहने दिए, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा को रहने दिए। अब यहाँ पे देखिए 3 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। बराबर क्या करेंगे 4। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा हमारे पीछे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए 4 sin स्क्वायर थीटा ये 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पहले 1 होता था, यहाँ पे 3 को 1 से गुना 1 होगा, यहाँ पे बराबर 4 है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए तो कलर को मैं चेंज कर दिया हूँ, यहाँ पे आपको 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 है, 4 में से 3 क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हम लोग sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकाले 1 है, गुना में तो भागा में आएगा। अब देखिए स्क्वायर को यहाँ पे रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स 1/2 आएगा। तो 1/2 आ गया। अब देखिए यानी कि इसमें साइन थीटा का वैल्यू आया तो 1/2। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू फ्रेंड्स 1/2 आया। तो अब देखिए यहाँ साइन थीटा पर क्या होता है, परपेंडिकुलर व हाइपोटेंस, यानी परपेंडिकुलर या हाइपोटेंस 2 है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए यहाँ पे इसका बेस क्या होगा, √3 का √2 यहाँ पे देखिए तो √3 आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को निकालना tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा है तो 1/√3 लिखिएगा, तो 1/√3 इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 1/3 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो आप लोग का आंसर आएगा 1/3। देखिए मैं स्पीड बताता हूँ इसलिए ताकि आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा से करा दो। तो इसका वैल्यू होगा 1/3 होगा। क्लियर है। ये आप लोग का रूल था। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा पूछता है आप लोग का पेपर में देखे होंगे, तो इसको ऐड करना है। मैं तो सिंपल बात बताना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को देखिए 3 है, 3 करेंगे 4 7 है, तो 4 7 है, दो इसको 3 बार लीजिए 4 7 4 7 4, जिस पे रखेंगे तो इसको रिपीट कर दिए। फिर देखिए 4 पॉइंट यहाँ पे क्या है 5 3 है, फिर क्या करेंगे 5 3, फिर क्या करेंगे 5 3 को कर दिए। अगेन 0.08 लिखेंगे,
फिर 0 8 लिखेंगे, फिर 0 8 लिखेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए इसको ना। तो ये 7 3 10 8 कितना होगा 18, 5 4 9 और 1 10 हो गया। 7 3 10 8 18 18 1 19 हो गया। 5 4 9 और 1 10 हो गया। 7 3 10 10 8 18 18 18 और 1 19 हो गया। फिर ये 5 4 9 और 1 10 हो गया। 4 3 7 और 1 8 हो गया। तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 8.090908 आ रहा। तो इसमें रिपीटेशन वाला देखिए, लास्ट को इग्नोर करते हैं, हमेशा याद रखें ना, इसमें लास्ट वाला को इग्नोर करते हैं। ये जो डबल टाइम जो रिपीट है उसी को वैल्यू, यानी 8.09 लिखेंगे, इस पर रैकरिंग दे देंगे। ये इसका रूल्स होता है। तो ऑप्शन है क्या, 8.09 पे रैकरिंग है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप मजा आ गया होगा। देखिए आप लोग ना संख्या लिख रहा है 8, ये क्लास 8 का क्वेश्चन। देखिए 8290300 को मानक रूप में k गुना 10n के रूप में, यानी स्टैंडर्ड रूप में लिखना है। तो फ्रेंड्स के यहाँ पे लिखिएगा ना, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 8.2930 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब n के रूप में लिखना चाहते हैं तो अल्टीमेटली अगर आप लोग वैल्यू लिखिएगा ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू देखिए तो 8 आ जाएगा। देखिए 1 2 3, हाँ तो 8 आ जाएगा। अब इसको सम कर दिया तो 8 16.2903 आएगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं ना तो एक आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। देख लीजिए करके। समीकरण यदि cx² प्लस ax प्लस b बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स क्या होगा। देखिए अगेन आई रिपीट, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स को करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या निकालना, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स। आई थिंक अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो 1/अल्फा तथा 1/बीटा निकालना। क्लियर है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जो भी ये क्वेश्चन दिया था इसमें क्या क्या शुरू वाला को लास्ट से, यानी x² का कोएफिशिएंट को जो कांस्टेंट होता है उसमें इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन आई रिपीट, थोड़ा सा ध्यान दे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है cx² प्लस क्या लिख रहा है ax प्लस b है बराबर 0 ना। तो इसको इंटरचेंज करेंगे। मैं क्या बोलूँ, x² वाले में कॉन्स्टेंट को और कॉन्स्टेंट वाले में स्क्वायर को ले देते हैं, यानी b यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे c चल जाएगा। तो यहाँ पे कीजिए तो bx² आ जाएगा, प्लस करेंगे ax प्लस क्या लिखेंगे c बराबर 0। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा bx² प्लस ax प्लस c होगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोग को 20 मीटर की ऊंचाई बनाना है। 20 मीटर को ऊंचाई मीनार को, मान लीजिए 20 मीटर को ऊंची इमारत है। क्लियर है। ये 20 मीटर ऊंची इमारत है, तो ये अगर है तो ये भी आप लोग का 20 मीटर होगा। चलिए दोनों 20 मीटर की ऊंचाई है। देखिए थोड़ा समझ, ये 20 मीटर है तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, 20 मीटर हो गया ना ये। अब इसके यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ क्या, इसके शीर्ष से, तो इसके शीर्ष से देखने पर मीनार के शीर्ष पर इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना, देखिए उन्नयन कोण आगे लिख रहा है, यानी कि 60 डिग्री है। तो यानी इसके यहाँ से देखिए तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 60 डिग्री लिख रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अब इसके तल का अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण यहाँ से बनता है, तो इसके अवनमन कोण अगर देखिए ना, तो ये अवनमन कोण यहाँ पे बना था, तो इसका इंटीरियर एंगल यानी कि अल्टरनेट एंगल से यहाँ पे आ गया। क्लियर है। तो पूरा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी आप लोग को इसका ऊंचाई निकालना। सबसे पहले 20 से ज़्यादा होगा, इस चीज़ को तो आप लोगों को पता है। देखिए ये आप लोग का 20 है, इसका आगे बेस का वैल्यू निकालें, 20 है तो अल्टीमेटली अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 30 के सामने 20 है, तो यहाँ पे 60 के सामने क्या हो, इसका √3 गुना होगा नहीं, तो यहाँ पे 20 √3 आ गया। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बेस का वैल्यू आ गया 20 √3। देखिए यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 20 √3 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एच का वैल्यू निकालना 60 डिग्री में, तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 30 के सामने क्या √3 आ रहा। तो देखिए आप लोग बताइएगा, देखिए यानी कि 30 यानी 1 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, 1 का जो वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 20 √3 लिख रहा है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोग 60 डिग्री के सामने करते थे, कितना √3 टाइम्स होता ना, तो 20 √3 को भी हम लोग किससे गुना करें, √3 से। तो 20 गुना √3 गुना √3 केवल 3 होता है, यानी कितना आ गया, 60 आ गया। क्या आ गया, 60 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 60 वैल्यू आ गया, इसका हाइट का आ गया, क्या आ गया, हाइट का वैल्यू 60 आ गया। अब बोला मीनार कुछ है, तो मीनार जो था टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये तो 60 + 20 को ऐड करिए, क्या होगा, 80 आएगा। तो ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन तो नहीं है इसका, तो शायद हाँ, तो बिल्कुल गलत हो गया इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 80 मीटर होगा। क्लियर है, 80 मीटर होगा। आई होप आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर होगा। चलिए बिंदु ए बी सी किसी वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल ए बी सी बराबर 54 डिग्री है और एंगल ए सी बी बराबर 76 डिग्री है। यदि चाप बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है तो तब चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लीजिए एक को सर्कल को ड्रॉ करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ABC किसी वृत्त पर इस प्रकार के एंगल ABC, यानी इस पर ट्रायंगल बनाना है। देखिए इस पर एक ट्रायंगल बनाना है ABC। चलिए कोई नहीं, जो है मजा आ रहा पढ़ाने में। देखिए यहाँ पे आप लोग को A लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे B, यहाँ पर C ले देंगे। ठीक है।
एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी का वैल्यू 54 डिग्री लिखा है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे बी का वैल्यू 54 लिख दिया और एंगल ए सी बी का 76 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बी सी पर चाप है, तो देखिए बी सी का जो चाप है ना केंद्र पे अंतरित करते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग मान ले ओ केंद्र है ये, तो इसका वैल्यू निकालना है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एक त्रिभुज में तीनों कोनों के 180 डिग्री होता है, तो देखिए यहाँ पे 54 लिख रहा था, यहाँ पे 76 लिखा था, 54 या 76 को देगा तो 130 आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे क्या होगा 50 डिग्री होगा ना। अब यहाँ से हम लोग को सेंटर का एंगल निकालना था, यानी एंगल देखिए आप लोग को सी, यहाँ पे आप लोग को निकालना किसका, बीसी पर अंतरित कोण, तो यहाँ पे ओ पे निकालना ना, तो फ्रेंड्स सी ए बी आप लोग को निकालना, क्या निकालना सी ए बी निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉरी सी ए बी बोलता हूँ मैं, बी ओ सी निकालना पड़ेगा ना, ये देखिएगा हो जाना भाई। देखिए आप लोग को बी ओ सी निकालना है, बी ओ सी निकालना है या फिर सी ओ बी, तो यहाँ पे जो भी आप लोग को पेरीमीटर पे बनता है ना, पेरीमीटर का जो वैल्यू होता है वो यानी कि सेंटर पे जो वैल्यू होता है पेरीमीटर का दुगना होता है, तो इसका देखिए वैल्यू 50 डिग्री, तो 50 को 2 से गुना करेंगे कितना 100 डिग्री आएगा, तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज आर एस टी में आधार एस टी बराबर 8 सेंटीमीटर, आर एस बराबर आर टी और 12 सेंटीमीटर है, तो बिंदु आर से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पे होगी, तो इसके लिए भी आप लोग को रूल्स अगर पढ़े होंगे तो बन जाए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी बराबर, दो यानी दो भुजा, जिसका दो भुजा बराबर होता है। अब देखिए इसका आधार लिख रहा है एस टी, तो मान लीजिए एस है तो ये टी है, 8 सेंटीमीटर है, तो याद है समद्विबाहु, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींच देंगे, तो 8 है तो ये 4 लेंगे, तो ये भी क्या होगा 4 हो गया। अब ठीक है इसका आर एस, तो देखिए आर एस, तो यानी आर एस कितना लिख रहे हैं 12 और आर टी भी 12, ये दोनों बराबर हो गया। अब आर इसका गुरुत्व केंद्र है, यानी कि फिर देखिए क्या लिख रहा हो गया ना, तो बिंदु आर से गुरुत्व केंद्र की दूरी क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग बता गुरुत्व केंद्र की बात करें जी लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं जी लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू मान लिया एक्स, आप लोगों को पता हो इसका रेशियो क्या होता है 2:1 का वैल्यू होता है, क्या होता है गुरुत्व केंद्र का वैल्यू 2:1 में आता है, क्लियर है। तो आप लोग को वैल्यू लिख रहा बिंदु आर से गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पे होगी, 3:2 होता है, सॉरी नहीं 2:1 होता ही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू निकालेगा ना, टोटल सबसे पहले आर एक्स का निकाले, तो आर एक्स बटा आर जी निकालेगा, ठीक है। तो आर एक्स बटा आर जी, देखिए ये पूरा यहाँ से आर एक्स है ना, तो 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे आर जी निकालिएगा, तो आर जी का वैल्यू 2 था, अब यहाँ से निकालिएगा यानी 3:2 आ गया। अब आर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे, तो आप लोग देखिए आर एक्स का निकालेंगे, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16, तो 144 में से हम लोग 16 को घटाएंगे तो 128 आएगा, 128 का अंडर रूट करिएगा ना, तो आपको आ जाएगा 128 का 8√2 आएगा, तो यहाँ पे 8√2 आ गया आपका आर एक्स का वैल्यू। उसी प्रकार आर जी का वैल्यू, देखिए आर जी यहाँ 2 का रेशियो में था, तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना था, आर जी बराबर 3:2 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा ना, तो 8 16√3/2 आएगा, तो यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16, यहाँ भी मैं क्या लाया था 16√2 आएगा, बाई क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई होगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड सारा क्वेश्चन है, देखिए एडवांस अगर मैथ्स आप लोग का अच्छा है तो सारे समझ में आएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी तक मैं जो बताऊं एक भी आप लोग का इजी क्वेश्चन है, सारे एडवांस क्वेश्चन है। अब मैं सारे को हिंट्स कर रहा हूँ आप लोग के सामने, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन को और भी अच्छे से बताता। फिर भी आप लोग TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा हो, केवल आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए। जब माध्य 25.84 है तथा बहुलक 28.4 है तो माध्यिका लगभग हो गई। कुछ नहीं करना, आप लोग को पता है मोड इक्वल टू, तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन, देखिए मैं ले देता हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा। आई होप यहाँ से आप लोग क्या निकालें मीडियन, तो मीडियन निकालिएगा ना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा 2 मीन लिखना पड़ेगा, 2 मीन गुना 2 मीन प्लस माइनस प्लस 2 मीन प्लस मोड बाई क्या कीजिए 3। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए ना, तो देखिए 51.68 आ जाएगा प्लस 28.4/3 कीजिएगा, तो इसको अगर पूरी का पूरे सॉल्व करते हैं तो 26.69 आएगा, क्या आएगा 26.69, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संख्या 206743 में 6 का अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन था ये देखिए 6 का बोला ना ये, तो फ्रेंड 6 का अंकित मान और स्थानीय मान, तो स्थानीय मान 6 लिख देंगे, इसके बाद कितना संख्या 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है योग, तो योग के लिए प्लस कर, इसका अंकित वैल्यू 6 है तो इसको जोड़ दिया ना 6066, तो यही तो आ रहा का योग कितना, तो यानी कि 6006 आएगा, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक करें, क्योंकि इसका राइट आंसर आएगा 6006 आएगा। देखिए मैथ्स का जो भी मैं क्वेश्चन बताऊँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सारे, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहने पर ना कन्फ्यूज होता है इसको बनाना। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लल्लू वाला क्वेश्चन है, 5/8 कर देंगे इंटू आगे 3/4 है 3/4 करेंगे, जहाँ पे आप लोग का डिवाइड है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देंगे। यहाँ तक समझ आ गया होगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 8 का पावर में 48 6 बार में आता है, फिर देखिएगा
तो यहाँ पे और कुछ वैसे ये 2 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, 5 का पावर में 35 7 बार में आता है। तो यहाँ से सॉल्व अगर कीजिए तो 3 3 9/14 आ गया। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होगा ऑप्शन 9/14, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं आप लोग। चलिए, दो परिमेय संख्याओं का योग -7 है। यदि एक संख्या -2/5 -12/5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। दो परिमेय संख्या, तो एक मान ली एक्स कर लें, दूसरा क्या लिख रहा था -12/5 है। अब दोनों का सम लिख रहा है -7 लिख रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो -7 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 12/5 लिखेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं ना तो इसको लिखिए -23/5 आया। क्या है, -23/5। इसको भी तोड़ते हैं तो -4.3/5 लिखे, -4.3/5, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई को क्लिक कर दीजिएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों में से एक 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को दूसरे विकर्ण की लंबाई को पता करना है, क्लियर है। तो देखता हूँ क्या लिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करना, एक समचतुर्भुज। तो देखिए सबसे चतुर्भुज बनाओ, तो देखिए एक समचतुर्भुज मैं बना दिया हूँ। देखिए एक समचतुर्भुज है ये, जिसमें एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण में से एक 10 सेंटीमीटर का। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। कुछ नहीं करना, देखिए मैं डायरेक्टली फार्मूला बताता हूँ, इस चीज़ को यूज कीजिएगा। इसका फार्मूला एक होता है 4a² बराबर 4a² होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है, क्लियर है। तो 4 है 4, एक भुजा की लंबाई 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। d1 का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 100। फिर यहाँ लिखेंगे d2 का स्क्वायर। 49 को 4 से गुना करेंगे, आई थिंक कितना आएगा, तो 9 चक 36 होगा, 4 चक 16 3 196 आ गया। बराबर लिखेंगे 100, 4 चक 16 17 आएगा ना यहाँ पे कितना है, 9 चक 36 के 6, 3 में 4 चक 16, 16 और 3 19, ठीक। तो ये प्लस यहाँ पे d2 का स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग कीजिएगा 9 चक 36 के 6, 4 चक 16, 4 चक 16 होता है ना, यहाँ 4 16 3 19, हाँ ठीक है 196 आ गया। हाँ, तो यहाँ से d2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 में से 100 को हटाया तो 96 आएगा, यानी √96 आ गया। आप लोग को फ्रेंड यानी देखिए यहाँ पे d2 का जो वैल्यू निकाले ना, d2 का खाली बात करना चाहते हैं। तो देखिए है ना, तो d2 का वैल्यू √ कितना आ गया 96। इसको अगर आप लोग निकालते हैं तो 4√6 आएगा। क्या आएगा 4√6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डायस के एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता क्या होगी। मैं बस बताना चाहता हूँ, जब भी दो डायस को फेंकेंगे तो एक डायस में टोटल सैंपल पे 6 होता है, 2 बार फेंक रहे हैं तो टोटल इसका स्क्वायर करिए, यानी कि टोटल सैंपल पे 36 होगी। अब आप लोग को बोला इसका योग 10 आने का। सबसे पहले फ्रेंड देखिए 6 4 आप लोग को 10 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद 4 6 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है 1 5 5 आ सकता है। टोटल 3 आएगा ना ये, तो कुछ मत के 3/36 का दिए, टोटल वैल्यू यानी 1/12 आ गया। क्या आ गया 1/12। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद की 11 गुना के बराबर है तो उस समांतर श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोग को पता, जब भी इतने पद का इतना गुना रहता है और दोनों को सम करने पर, देखिए दोनों को सम करने पर, यानी देखिए ये 7वां पद था, ये 11वां पद था, दोनों को सम करने पर जिस श्रेणी के बारे में पूछा उतना अगर आया था तो इसका वैल्यू आँख मूंद कर 0 कर दीजिएगा। तो इसका वैल्यू क्या कीजिए 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 0, आप लोग बनाकर भी देख सकते हैं। 20 भुजाओं वाले समबाहुभुजों के कोनों का योग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा, समबाहुभुज के कोनों का योग। तो फ्रेंड्स याद है कोनों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुना, देखिए लिखते हैं n-2 गुना 180 डिग्री होता है। n का वैल्यू 20 है तो 20 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, गुना 180 करेंगे। तो 20 में 2 घटा 18, 18 को 180 से गुना करेंगे, आई थिंक आएगा कितना आता है 13, यानी कि टोटल आएगा 3240 डिग्री, 3240 डिग्री, यानी कि 3240 डिग्री आएगा, 3240 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पर पावर 10 गुना 3 9 पर पावर -5 प्लस 2 पर पावर 15 गुना 2 पर पावर -12 का मान क्या होगा। इसको अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं तो एक काम करिए ना, इसमें देखिए 3 पर पावर 10 है तो इसको 3 पर पावर 10 ही रहने दें, क्लियर है। 9 वालों को लिख सकते 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, पर पावर -5 कर दीजिए। अब ये तो दोनों देखिए 12, ये दोनों सेम था, हम यहाँ इसको भी रहने देंगे, ये इसको आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक स्टेप और जंप करते हैं, 3 है कि यहाँ पे 3, यहाँ -10 कीजिए, फिर प्लस यहाँ पे दोनों को 15, यहाँ था नहीं 15 था, यहाँ पे 12 था, 15 से 12 गया 3 बचा, यहाँ पे किया तो 0 हो जाएगा, तो केवल 2 पर पावर 3 रहेगा। तो 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होता है, 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8 होता है। क्या होता है ये 8 होता है। यहाँ पे वैल्यू 1 था तो 1 देखिए 1 + 8 कीजिए तो कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू फिर 9 आ जाएगा, तो 9 आंसर होगा। देखिए देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 में 10 गया 0, तो 3 पर पावर 0 आ गया। यहाँ पे 2 पर पावर 8 है, तो किसी का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 पर पावर 3 तक का वैल्यू 8 होता है, तो 8 और 1 9 हो गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्या कीजिए ना, मैं अगर बनाता हूँ ना तो वैल्यू पुट करके देखता हूँ। चलिए मान लो वैल्यू पुट करता हूँ, एक्स का मान लो एक ही पुट किया तो 1 पावर 4 1 1 1 कितना आ रहा 3। अब देखिए कौन सा ऐसा वैल्यू जिसमें 1 पुट करने पर 3 आता है। चलिए ऑप्शन 1 देखते हैं, तो इसमें 1 + 1 2 आ जाएगा, इसमें 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 में से गया एक, ये भी कैंसिल हो गया, 1 में से 1 गया, इसमें भी तो एक ही आ रहा, तो इसमें तो वैसा कोई नहीं आ रहा, यानी ये सुटेबल काम नहीं किया। तो इसमें अगला वैल्यू पुट करके देखिए, शायद 2 2 का प्रभाव 4 क्या होता है। इसको सॉल्व करिएगा फ्रेंड, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आप लोग देख लीजिए क्या है, वैसे आंसर सी लिख रहा है, ठीक है। चलिए, एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। याद रखिए ये आप लोग रेडियस लिख रहे हैं, यानी आर का वैल्यू 6.3 लिख रहा है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है, क्लियर है। तो फार्मूला पुट कीजिए 2/3 है, 2/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू कितना लिख रहा था 6.3, तो 6.3 को लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर पूरे का पूरे सॉल्व कीजिए ना तो 523.90 आंसर आएगा, 523.90। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 तथा सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपये ब्याज की दर से साधारण ब्याज के ऊपर उधार दिए तथा दोनों से कुल 3,625 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किए हैं, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, 23,000 रुपये था, 23,000 रुपये कर दिए, क्लियर है। ये कितने वर्ष के लिए 3 था, रेट नहीं पता तो और हम लोग रहने दिए, बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। अगेन आई रिपीट, आप लोग को क्या करना 19,003 यानी ये लिख देंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 वर्ष का था, ये रेडियस रेट निकालना था बाय 100 और टोटल सम किया था 3625 कीजिएगा। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालिएगा था 2.5 सेंटीमीटर, 2.5% आ जाएगा। दो संख्याओं का योग 18 है तथा इसका महत्तम समापवर्तन लघुत्तम समापवर्तन 3 और 54 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले इसका मान लिया अल्फा प्लस बीटा मत मानिए। देखिए सबसे पहले फ्रेंड दो संख्याओं का योग, यानी कि देखिए दो संख्या a प्लस बी का वैल्यू 18 लिख रहा है, क्लियर है। अब उसके महत्तम समापवर्तन तथा लघुत्तम समापवर्तन का वैल्यू 3 और 54 है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखिए a गुना बी, तो a गुना बी क्या होता है l गुना h होता है, आई होप पता होगा आप लोगों को। तो यहाँ से इसका इन्वर्स पूछा, तो यानी 1/a प्लस 1/a स्मॉल ही देखो ना, तो 1/a प्लस 1/b का जो फार्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग कीजिए ना, तो ए बी कीजिएगा फिर यहाँ पे b प्लस ए आएगा, यानी कि सेम आप लोग को पुट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो सबसे पहले इसका a प्लस बी यानी a प्लस बी 18 आया था और दोनों का गुणनफल कितना था 3 था और एक का 54 था, गुना कर दिए ना तो यहाँ पे कितना है 6/54 यानी टोटल कीजिए तो 1/9 आएगा, ये ईजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखता हूँ क्या बनाना है। 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर में या 5 सेकेंड में हरा देता है, तो ए और बी की चाल में कितना अंतर है। कुछ नहीं करना है, देखिए सबसे पहले जब भी समय बराबर होगा, जब भी समय बराबर होता है यहाँ ए का रेशियो लिखें और बी का रेशियो, ठीक है। चाल दूरी का अनुपात, शुरू में 1000 मीटर की दूरी है तो ए देखिए तो 1000 यहाँ लिख देंगे, क्लियर है। अब ये 50 मीटर में, तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, माइनस क्या करें 50 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे तो 1000 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे कितना है 950। अब लिख रहा यहाँ पे रेशियो निकाल दें, यहाँ पे 20 रेशियो यहाँ कितना 19 आएगा। तो मेरा बी की चाल ज्ञात करना ना, तो देखिए टोटल 50 था ये, तो 50/5 करें 10 आ जाएगा टोटल, देखिएगा ना। तो बी की चाल निकाले तो 50 था, 50 को क्या करें 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। अब बोल रहा था ए और बी के चाल का अंतर, तो है ना 10 गुना दोनों का अंतर, 20 में से 19 को हटाएं एक और टोटल कितना था 19 था, तो यहाँ पे क्या 10/19 है ऑप्शन में, तो 10/19 जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला यानी h बराबर जो होता है √3/2a होता है, क्या होता है √3/2a होता है। अब इसका h का वैल्यू 7√3 लिख रहा है, क्या बोले 7√3 लिख रहा है, बाय √3/2 करेंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी कितना आ गया 14 आ गया, क्या आ गया फ्रेंड 14 आ गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू 14 आ गया, तो a का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे निकाल रहा आप लोग का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था √3/4a²। तो a का वैल्यू कितना आया था आप लोग के सामने, मैं 14 लाया था, तो 14 गुना 14 करूंगा, क्लियर है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2 बार में आ गया, इस 7 बार में, फिर 2 को 14 7 49√2 आएगा, तो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है क्या 49√3, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। यदि काम 8 दिन में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया था। कुछ नहीं करना, देखिए
सबसे पहले पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया, ठीक है, 6 दिनों में। तो मान लेंगे पुरुषों का समूह एक्स था, क्लियर है। मान लेंगे पुरुष के संग शुरू में एक्स था, कितना दिन में करने का, 6 दिन में लिया। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन क्या लिखा, हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। तो 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए, तो मान लीजिए पहला व्यक्ति काम किया, ठीक है। यदि काम 8 दिन में पूरा किया गया है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम किया था। देखिए इसको बनाना है, मान लीजिए प्रारंभ में पूछ रहा ना, तो प्रारंभ के लिए कुछ नहीं पता, शुरू में एक्स मान लीजिए। क्या मानिए, जो चीज़ पूछता है उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना दिन के में काम करने का फैसला लिया था, 6 दिन में। तो 6 को एक्स से गुना कर देंगे। अब देखिए पहला की बात करते हैं, पहला यानी एक्स को 1 से गुना करें। अब क्या बोला यहाँ पे 18 व्यक्ति, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो पहला दिन काम कर दिया। अब देखिए अगला दिन ना, पहला दिन तो काम किया, अगला दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ दिया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग कितना 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखिए 18 माइनस एक्स माइनस 18 करेंगे, ये इसमें ये दूसरा दिन हो गया। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो रहा है, इसको भी स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन और दे रहा हमसे नहीं बना। अगर आप लोग बनता है तो बताइए थोड़ा सा। यदि 25 रुपये प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिया जाता है तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या हो। ये क्वेश्चन अच्छा, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो आप लोग को फ्री जो मुफ्त मिलता है उसको ऊपर कर दीजिएगा। अब टोटल यानी 12 13 क्या होता है, 12 और 3 क्या होता है 15। तो यहाँ कर दिया गुना, क्या करिए 100 रुपया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो 3 पचे कितना 15, 5 का पढ़ा 100 कितना 20 पर। तो टोटल आंसर क्या आएगा 20% आएगा। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर, पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो दशमलव के 2 स्थानों को सही हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़े, देखिए बाहरी व्यास यानी कि देखिए बाहरी व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या यानी आर अगर भी निकालेगा तो टोटल कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। अब इसकी लंबाई कितना लिख रहा है 12 सेंटीमीटर लिख रहा है, ठीक है। अब पाइप की मोटाई लिख रहा है 1 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, पाइप का आंतरिक त्रिज्या, देखिए ये तो बाहरी व्यास था 10 था और ये मोटाई लिख रहा है, तो आप लोग को पता है, देखिए आप लोग को आंतरिक प्लस बाहरी बराबर आंतरिक प्लस मोटाई बराबर होता है बाहरी। तो यहाँ पे आप लोग को आंतरिक निकालना, तो आंतरिक के लिए क्या कहें, जो बाहरी है, बाहरी कितना 10 था, मोटाई 1 था, इसको घटा दीजिएगा फिर ना, तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब पाइप की लंबाई लिख रहा है 12 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, आगे लिखते हैं 2πr/s। तो 2π एक बड़ा आर लिखे नहीं, बाहरी का आर प्लस आंतरिक का ले देंगे, क्लियर। उसके बाद ऊंचाई कर, ये तो फॉर्मूला पता है। अब इसके बाद क्या कहता है ना, सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालें 2π × r² माइनस r² करें। ये इस फार्मूला पे आप लोग बनाइएगा। तो ये 2 है तो पाई का वैल्यू आई थिंक आप लोगों को पता होगा 22/7 होता है। आर का वैल्यू यहाँ पे लिखा था, एक का वैल्यू 10 था, एक का वैल्यू 9 था, यहाँ तक कर देंगे। और एच का वैल्यू 12 दिया था। अब इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो 2π, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा अगर सॉल्व करते फ्रेंड तो आप लोग का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देख लीजिएगा बनाकर। एक दुकानदार के पास 2220 kg चावल है। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष भाग को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ होता है। तो 12% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या होगी। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर देखिए पहला में कितना, ये 20% लाभ था, ये सेकेंड में देखिए तो 12% लाभ था, ठीक है। अब ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल लिख रहा 18% लाभ। तो यहाँ तक करें, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 18 में से 12 गया 6% आ गया। और यहाँ पे कीजिएगा तो 20 में से 18 गया 2, यहाँ से रेशियो निकालेगा तो 3:1 आ गया। क्या आ गया 3:1 आ गया। अब क्या करें, टोटल कितना था 2220 था, अब 3:1 था। अब यहाँ लिख रहा 12% के लिए, तो इसका वैल्यू 1 था, 3 और 1 4 आ गया। 4 का पारा में काट गया तो 5 5 5 5 यानी 555 होगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो 555 होगा यानी 555 रुपये होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन लिख रहा है, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगा और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो कुत्ते बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। याद रखना, देखिए हमारे कुत्ता और बिल्ली तो एक ही दिशा में जाएगा ना, क्योंकि पकड़ना तो एक ही दिशा में यानी सापेक्ष गति होता है। और एक ही दिशा में जब भी दौड़ती है तो उसका स्पीड क्या होता है माइनस होता है। यानी कि आप लोग अगर निकालिएगा ना तो यहाँ पे देखिए स्पीड निकालेगा, सापेक्ष स्पीड को अगर निकालेगा ना तो दोनों को डिफरेंस करें, यानी 24 में से 10 को घटा देंगे, कितना आएगा 14। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, क्लियर है। तो यहाँ से कीजिए ना, इस 7 बार में आ गए 9 बार में, यानी कि 7 × 5 = 35/9 आ गया। कितना है 35/9। आप लोगों को समय निकालना, समय बड़ा क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए 280 है, क्लियर है। चाल का वैल्यू कितना आ गया 35/9 है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा
तो देखिए 7 चौक 18 सेकंड 40 आ गया, 80 7 बचे 35, फिर इसके बाद 8 बार में आ गया, तो यहाँ 8 9 72, तो यहाँ 72 मिनट आ रहा, क्या रहा 72 मिनट आ रहा। तो 72 मिनट को सेकंड में बदलिए तो 60 से 72 घंटा आ रहा, सॉरी 72 मिनट आ रहा था, तो इसको 72 सेकंड आ रहा था, सॉरी सेकंड में था नहीं है, तो 72 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 1.2 मिनट होगा। ऑप्शन है क्या ये? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करना। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा। एचसीएफ को लघुत्तम समवर्तन भी कहते हैं, नहीं एचसीएफ को लघुत्तम सामान्य विभाजक नहीं कहते बल्कि एलसीएम को कहते हैं। एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए सभी संख्याओं के गुणज में सूचीबद्ध किया था, नहीं ये भी गलत है आप लोग को। एचसीएफ में दी गई लघुत्तम नहीं गलत है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इनमें से एक से अधिक कर दीजिएगा। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात का 2:5 है। तो इसके आधार के त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसके लिए फॉर्मूला लिखिए आगे। एक क्या होता है 2πRh होता है, क्लियर है? आई होप पता होगा आप लोगों को। 2πRh कर देंगे। अब नीचे वाला करते हैं ना, तो यहाँ पे करेंगे 2πRh करेंगे प्लस 2πr² कर देंगे बराबर 2/5 करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व किए ना तो 21 सेंटीमीटर है, क्या आएगा 21 सेंटीमीटर। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक है। यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? इसके लिए आप लोग देख कुछ भी रहा था ओवरऑल 100 लेते हैं, क्लियर है? आप देखिए पी और क्यू के रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे आप लोग का 70% लिख रहा, तो यहाँ पे शेष क्या होगा 30% होगा। अब यहाँ पे पी के 60%, तो 70 का 60% निकालिए टोटल 42 हो गया। अब 30 का निकालेंगे 30%, तो यहाँ पे निकालिए तो 9 हो गया। अब समझ में आ गया ना? तो 42 और 9 को जोड़ देंगे कितना 51%, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। एक बेईमान डीलर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले इसका सीपी देखिएगा तो 100% है, ये हानि कितना लिखा है 11%, तो यानी एसपी अगर निकालिएगा टोटल कितना है 89% आएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर इसके अकॉर्डिंग आप लोग करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 89 लिख लीजिएगा गुना यहाँ पे 100 कर देंगे, क्लियर है? अब 100 माइनस 22 के तो कितना 78 आएगा। तो टोटल ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो 114 आएगा, क्या है 114.10 आएगा। तो यहाँ पे टोटल सॉल्व किया तो 14.1% आएगा, 14.1% आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो 14.1% जो कि लाभ में आया था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्या लिख रहा? 5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 kg कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 kg वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। सबसे पहले नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कि 150 कर देंगे, क्लियर है? माइनस यहाँ पे कम हो रहा तो माइनस करें 3 गुना, कितना लिख रहा था 5 में लिख रहा था, तो हम लोग क्या करें 150 में 3 बचे क्या लिखें 15, तो टोटल कीजिए तो 135 kg आएगा, क्या आएगा 135 kg आएगा। तो फ्रेंड्स 135 kg यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, 20 वर्षों में से एक निश्चित साधारण ब्याज पर स्वयं के 3 गुना हो जाता है। 26 वर्षों में, यहाँ पे क्या लिखे देखिए 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं के 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा? कुछ नहीं करना। देखिए जब भी रहेगा ना तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आएगा कितने 5 वर्ष में। देखिए इसका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 बाय n1 माइनस n1 होता है गुना टाइम लिखिएगा। तो देखिए 5 गुना, तो 5 गुना 5 में से गया 5 माइनस 1 कीजिएगा कितना गुना होता है 3 माइनस 1 कीजिएगा, टोटल कितना वर्ष लेगा 26। ये फार्मूला यूज करें तो 5 में से गया 4/2 गुना 26 कीजिएगा, 2 का पालन 26 13 वर्ष होता है, 13 चौक क्या होता है 52 वर्ष हुआ। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 52 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया। काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए सबसे पहले क्या करना है इसमें, देखिए 80 दिन में पूरा काम करने का फैसला लिया। शुरुआत में 60 पुरुष थे, तो 60 पुरुष थे, 60 पुरुष करेंगे और कितना दिन बाद करेंगे 20, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बोला ना अतिरिक्त 20 व्यक्ति को और नियुक्त किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे 60 प्लस क्या करेंगे 20 को पुरुष को नियुक्त कर दिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये मेल था तो मेल कर देंगे। अगर आप लोग को इसके बाद आप लोग को फिर लिख रहा तो यहाँ पे लिखे 80 माइनस करके 20 कर दीजिएगा, इक्वल टू सॉल्व कीजिएगा ना एक्स कर लीजिएगा, तो यहाँ 100 में से 80 20 दिन आएगा इसका आंसर। थोड़ा देख लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है, 3x कर लीजिए प्लस 7 वर्ष बाद तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है 5x प्लस 7, इसका रेशियो लिख रहा है 4/5 लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालिए यानी 5x का वैल्यू निकालिए 7 आएगा, तो 7 वर्ष आएगा। क्या आएगा 7 वर्ष आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है, उसकी बचत वेतन का 1/3 है, तो व्यय और बचत का वेतन क्या होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वेतन लिखेंगे, क्या लिखेंगे वेतन, फिर यहाँ पे लिखेंगे कर, और यहाँ लिखेंगे बचत, क्या लिखेंगे यहाँ पे बचत लिखेंगे। यहाँ 1 है, फिर यहाँ पे क्या लिखा 1/4 लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे। यहाँ पे निकालेगा तो 12 आएगा, 3 4, तो यहाँ से टोटल निकालिएगा तो व्यय निकालना था तो हम लोग क्या करें 12 माइनस ये दोनों को जोड़ दें, 3 + 4 7, तो यहाँ पे टोटल निकालिएगा टोटल 5 आ गया। तो आप लोग को पूरा अनुपात निकालना व्यय और बचत का, तो व्यय का कितना था 5 और बचत का कितना था 4, तो 5:4। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। तो देखिए मान लीजिए 11 को आप लोग 7 से विभाजित कीजिएगा, 11 को 7 से विभाजित कीजिएगा ना, तो 1 टाइम 7 आ गया, तो 4 शेषफल बचा, यानी आ गया ये। अब बोला इसी के वर्ग को, तो यानी 11 का स्क्वायर कितना 121 आता है, इसको 7 से विभाजित किए तो 7 एकम 7 हुआ, क्या बचा 5 और 1 7 7 49, तो 2 बचेगा ना ये। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, यानी कि फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी 2 आंसर होगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से आप लोग को बनानी है। चलिए साइंस का क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को अब साइंस का क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं 40 क्वेश्चन जो बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन साइंस का बताऊंगा। क्लियर है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और भी क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा दिया है। चलिए देखते हैं। कोशिकाओं के प्रकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे अंग अनुपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा बिल्कुल पता होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लियों से बंधे अंग बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं, यानी कि पहला आप लोग का बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है। सेकेंड, मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एक उदाहरण, बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों को पता है मोनेरा जो होता है, मोनेरा आप लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एक अंग होते हैं। क्लियर है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली के बंधे अंग अनुपस्थित होते नहीं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लियों का अनुपस्थित नहीं बल्कि उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप लोग का गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को गलत करेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बोला कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली जो होते हैं वो बंधे होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है। चलिए तो याद रखें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली के से बंधे अंग अंगक होते हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA प्लस DNA दोनों होते हैं। याद रखिए याद रखें प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी PRO, देखिए मैं लिख देता हूँ PRO। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में DNA प्लस RNA दोनों होता है, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों ये होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होते हैं जिसमें केंद्रक और सुविकसित कोशिकाओं के अभाव होता है, यानी कि नहीं होता। क्लियर है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें राइबोसोम कितना होता है 70S होता है, यानी कि जो कि आप लोग को आई थिंक आप लोग पढ़ेंगे 30/50 के रेशियो में बटा होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का एक श्रृंखला होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए याद रखिए DNA, देखिए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो DNA न्यूक्लियोटाइड्स का एक उदाहरण होता है। क्लियर है। और DNA की श्रृंखलाएं जो होता है वो हाइड्रोजन बंध से बनी होती है। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए DNA का अगर स्ट्रक्चर की बात करना चाहते हैं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो जो इस टाइप से आप लोग का होता है। अब इसमें जो होता है आप लोगों को पता होगा A डबल बॉन्ड T जुड़ी होती है, वही C ट्रिपल बॉन्ड G जुड़े होते हैं, एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन जुड़ी होती है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्थिति ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया को बताती है। यहाँ पे देखिए ऊष्माक्षेपी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो फ्रेंड्स याद रखें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, जिसमें ऊर्जा सबस्ट्रेट की तुलना में अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें मैं और बताना चाहता हूँ DNA के बारे में। तो देखिए जो भी शर्करा होता है याद रखिएगा ना, याद रखिएगा प्यूरिन क्षारक इसके 2 क्षार होते हैं, एक होता है एडेनिन, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन होता है। देखिए एजी जो होता है आप लोग का होता है, एजी जो होता है आप लोग का ना वह प्यूरिन में आता है। किस में आता है PURIN, प्यूरिन में आता है या प्यूरिन क्षारक में आता है। वही आप लोग का CUT यानी कि साइटोसिन थायमिन और यूरासिल ये जो आता है ना पैराडिमिन में आता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 113 हो गया। 114 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सारे क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, मैं सारे को एग्जाम बता रहा हूँ। कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए और निलंबित को वाले होते हैं? देखिए कोशिका के किस भाग में होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों ने बताया था ये जो होता है प्रोटोप्लाज्मा में होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा में होता है। तो प्रोटोप्लाज्मा में ये होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। याद रखिए कोशिका का प्रोटोप्लाज्मा पानी के समान एक तरह का पदार्थ है जिसमें सभी अणु निलंबित होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और प्रोटोप्लाज्मा की जो खोज किया था वो पुरकिंजे ने किया था। आप लोग पढ़े भी होंगे, पुरकिंजे ने किया था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन और गोटेशन के कारण पौधे द्वारा नष्ट होने वाले पानी की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें लगभग 98% होती है। कितना? 98% पानी जो होता है ना वह नष्ट हो जाती है। कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स कवक को आमतौर पर सेफोफाइट्रस में रखते हैं। क्या रखते हैं? सेफोफाइट्रस में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। और कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, कोशिकीय श्वसन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पे कोशिकीय श्वसन की बात करना चाहता है। कोशिकीय श्वसन, तो देखिए कोशिकीय श्वसन का तात्पर्य होता है उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन होता है। उत्सर्जन के लिए खाद्य पदार्थों का विखंडन होना। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोगों को याद रखेगा। और श्वसन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में याद रखिएगा, वायवीय श्वसन में याद रखिएगा CO2 तथा H2O विखंडित होकर निकलता है। ठीक है? जिसमें कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के तुलना में पायरुवेट का निर्माण करता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भोजन का शारीरिक मूल्य क्या है? तो भोजन का शारीरिक मूल्य होता है 1 ग्राम भोजन के दहन ऊर्जा का वास्तविक मात्रा को बोलते हैं शारीरिक मूल्य बोलते हैं। क्लियर है? आप लोगों को शायद पता भी होगा, आप लोग जान रहे होंगे वसा, हमारे बॉडी में वसा जो होता है ना, वसा हम लोग को जो 9 किलो कैलोरी, याद रखें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड्स करता है। वही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों जो होता है ना वह 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आप लोग को एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी सबसे ज़्यादा कौन देता है? वसा देता है। हायोड हड्डी का प्रकार कैसा होता है? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हायोड हड्डी का जो आकार होता है देखिए आप लोग देखें आप लोग गले में होता है। तो ये कैसा होता है? यू आकार का होता है। क्या होता है? ये यू आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। तो याद है यू आकार का होता है। और फ्रेंड्स याद है ना यह एक एकल हड्डी है जो कि खोपड़ी की हड्डियों के साथ मिला होता है। यानी जो खोपड़ी होता है ना ये, तो खोपड़ी की हड्डियों के साथ ये मिला होता है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ खोपड़ी की हड्डी अस्कल, यानी देखिए अस्कल में कुल कितने हड्डी होते हैं? अल्टीमेटली आप लोग को पता 29 होते हैं। कितने होते हैं? 29 होते हैं। जिसमें आप लोग को पता होगा 14 आप लोग किस में होते हैं? 14 फेस में होते हैं, 6 आप लोगों का कान में होते हैं। 14 6 20 हो गया। ठीक है? 8 आप लोग बताइए 8 कहाँ होता है? तो ये सर में होते हैं और एक आप लोग का हाइड होते हैं। क्लियर है? हाइड का शेप कैसा? तो यू आकार का होता है। भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए भारतीय पुरुषों को प्रभावित करने वाला कैंसर का सबसे आम रूप होता है मुंह और गले का कैंसर। मुंह और गले का कैंसर होता है। मुंह और गले का कैंसर होता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लासिक डेंगू बुखार का लक्षण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए रक्तवाहिका नाजुक होना। देखिए रक्तवाहिका नाजुक हो जाना ये क्लासिक डेंगू का कारक नहीं है। बाकी बहुत तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द होना, ये दोनों होते हैं। ठीक है? बातें करना चाहते हैं डेंगू का, तो अल्टीमेटली फ्रेंड डेंगू, तो डेंगू आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा डेंगू किस वायरस किस से होता है? ये एडिस होता है शायद, एडिस से होता है ये। आणविक सूत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर देखिए वास्तविक पूर्णान्वित अनुपात को ही बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्या लिख रही है? ईथर के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे लिखा कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए निचले ईथर को निचले ईथर भी एने क्या लिखा है? एने एस्थेटिक्स के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल ही आप लोगों को सही है। ईथर कार्बनिक विलायक नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है फ्रेंड। आप लोग को पता होता ईथर जो होता है ना कार्बनिक विलायक होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते ईथर का, तो फ्रेंड्स ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है आप लोग पढ़े होंगे CN होता है। आगे क्या लिखता है? CnH2n+1 करते हैं का होल 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं? O लिखते हैं। CnH2n+2 का होल 2 है 1 का लिखते हैं। क्लियर है? जैसे कि अगर आप लोग को बोलता है अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है एथिल मिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आगे CH3 की जगह फिर O लिखना पड़ेगा, फिर CH2 CH3 करना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोग किए होंगे। उच्च घनत्व पॉलीथीन के पिघलने या नरम होने के तापमान की सीमा क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका जो होता है 125 डिग्री से लेकर 135 डिग्री तक होता है। 125 से लेकर 135 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पॉलीथीन, तो पॉलीथीन क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीमर होता है जो कि इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है? तो इथिन होता है। क्या होता है? इथिन होता है ये।
बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ किसके उदाहरण होते हैं? अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे, बर्तन धोने वाले तरल पदार्थ जो होता है ना वो गैर आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। किसका होता है? गैर आयनिक डिटर्जेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और इसके साथ साथ और तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे, केवल शीतल पेय। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखें, शीतल पेय के लिए लोग केवल और केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस पॉटर्न्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। कौन सा एंटी ऑक्सीडेंट नहीं है? तो फ्रेंड इसमें याद है एंटी ऑक्सीडेंट कौन से नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सैकरीन। क्या है? सैकरीन एक प्रकार का एंटी ऑक्सीडेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, बीटा कैरोटीन होता है, कैरोटीनॉइड होता है, खनिज। ये सारी कौन लोग क्या बोलते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। किससे मनुष्यों को सीधे तौर पर इलाज नहीं किया सकता है? तो देखिए कीटनाशक, मलेरिया रोधी, एंटीसेप्टिक। तो आप लोगों को पता है कीटाणुनाशक से मनुष्य को सीधे तौर पर इलाज नहीं किया सकता है। किस एंटी फर्टिलिटी दवा में नाइट्रोजन डेरिवेटिव शामिल होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप लोग लिखिएगा नॉर्वे एस्ट्रॉल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? नॉर्वे एस्ट्रॉल लिखिएगा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अगर देखें तो एक छोटा सा अंश विक्षेपित होता है, शायद ये, हाँ बिल्कुल 130 नहीं ना, इसमें अगर देखें तो 180 डिग्री भी घूमता है ये, तो एक से अधिक हो जाए। क्या होगा? एक से अधिक हो जाए। पहले याद रखें अल्फा का अधिकतर सोने की पन्नी के माध्यम से शून्य विक्षेपण के साथ चलते हैं, सारे ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ई का एल्यूमिनियम क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो मेंडिप ने अपने आवर्त सारणी जब बनाए थे तो उन्होंने जगह छोड़ दिया था ई का एल्यूमिनियम। तो देखिए ई का एल्यूमिनियम है, तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है ई का एल्यूमिनियम को लोग क्या बोलते हैं? गैलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलियम। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? वही ई का बोरॉन क्या बोलता था? स्कैडियम होता है। ई का सिलिकॉन क्या होता है? जर्मेनियम होता है। इस टाइप से आप लोगों को मैं बताया था। 64 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मौजूद होते हैं? तो देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। ठीक है, तो O लिख दें, 2 लिख दें, और इसका कितना होता है? 16 दूनी क्या होता है? 32। अब आप लोगों को क्या देगा? मोल। तो एन के लिए क्या कीजिएगा आप लोग? दिया गया भार, तो टोटल कितना 64 लिख रहे हैं, बाय इसका अनुभार कितना 32 होता है, तो डिवाइड कीजिए कितना है? 2 मोल। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जब कांच के छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो कांच पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, याद रखें, जब भी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रृंखला के अनुसार कांच रेशम के ऊपर स्थित होता है, इसलिए कांच को रेशम से रगड़ा जाए तो कांच पर क्या होगा? धनात्मक आवेश होगा, रेशम पर क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक धारा का सही परिभाषा है? देखिए इलेक्ट्रिक धारा क्या होता है? द रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा ना, तो क्या लिख रहा है? उच्च धारा जो निम्न विभव से उच्च विभव को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल आप लोगों का सही है। तो याद रखें इलेक्ट्रिक धारा का फुल अर्थ होता है धारा जो निम्न विभव से लेकर उच्च विभव के प्रभावित होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक धारा की सही परिभाषा वह धारा जो निम्न यानी कि नकारात्मक क्षमता वाले बिंदु से लेके यानी धनात्मक क्षमता वाले बिंदु को प्रभावित होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है? और आप लोग अल्टीमेटली पढ़े होंगे आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। आई बराबर क्या होता है? Q/T। और क्यू का यानी कि क्यू यानी चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कूलॉम। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। और यही कूलॉम प्रति सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एम्पियर बोलते हैं। क्लियर है? और याद रखिए विद्युत की चाल जो होता है ना, वह प्रकाश की चाल की बराबर होता है, यानी इसका स्पीड बोलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी इसका चाल और विद्युत का चाल प्रकाश की चाल दोनों आपस में इक्वल होता है। गलत कथन को चुनना है। चुंबकीय तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, ये आप लोगों का सही है। चुंबकीय तीव्रता जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल सही है। प्रेरित चुंबकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप एक गैर चुंबकीय सामग्री को चुंबकित कर सकते हैं, बिल्कुल ये सही है। चुंबकीय तीव्रता चुंबक की तीव्रता समान रहती है, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, आप लोग देखते हैं क्या लिखा है। क्या किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इकाई से कम हो सकता है? तो फ्रेंड हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों को पता है अपवर्तनांक क्या होता है? C/V होता है। क्लियर है? आप लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे। सोडियम स्रोत से आने वाले प्रकाश के तरंगदैर्ध्य 589 nm है, तो जल में इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स ये फॉर्मूला काफ़ी टफ दे रहा है इसके लिए, तो जल के लिए बोला ना, तो आप लोग इसके लिए निकालिए तो फॉर्मूला जल/μ कर दिएगा। तो इसमें 589 को हम लोग क्या करेंगे ना 1.33 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 443 आ जाएगा nm। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। कौन सा तंत्र मोबाइल संचार प्रणाली में प्रसार को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन के प्रवर्तन भी करता है, विवर्तन भी, अपवर्तन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
89 मेगा जूल को किसके रूप में व्यक्त किया था? सबसे पहले देखिए मेगा, तो फ्रेंड्स याद रखना डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको फेक्टो आप लोग पढ़े होंगे। उसी प्रकार देखिए डेका हेक्टो किलो मेगा, तो डेका किलो हेक्टो मेगा, तो मेगा में जो आता है 10⁻6 आता है। क्या आता है? 10⁻6। तो हम लोग क्या करें 89 गुना 10⁻6 लिखेंगे, यहाँ पे जूल ही देंगे। आई थिंक अगर आप लोग कीजिएगा ना तो इसमें देखिए 6 जीरो कहाँ पे है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जाइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर बी हाँ यार, देखिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा तो 89 तो लिख रहा है, इसमें 6 जीरो लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। क्या लिख रहा है? यदि किसी वस्तु को उसको ऊंचाई से 3 गुना ऊपर उठाया जाए और उसका द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए सबसे पहले अनुपात बोलना तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो 1/2 कीजिए, यानी E2 कीजिएगा। तो फार्मूला होता है mgh होता है, तो हम लोग क्या करें mgh कर देंगे। और सेकंड में क्या लिखा 3 गुना, तो 3 कर देंगे, गुना mg कर देंगे, इंटू एच भी क्या लिखा था आप लोग को 3h भी बोला। तो यहाँ पे करेंगे तो 1/9 होगा। क्या होगा? 1/9 होगा। तो यहाँ पे करेंगे ना तो 1/9 होगा, 1/9 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रही है। परम शून्य क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए यह एक प्रकार का न्यूनतम संभव ताप होता है, बिल्कुल। यह हवा का सबसे कम तापमान होता है, बिल्कुल सही है। तो एक से अधिक कर दिया, दोनों सही है। याद रखिएगा परम शून्य वह तापमान होता है जिससे एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिएगा इसका सेल्सियस पैमाने पर इसका वैल्यू देखा जाए तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा। तो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? तो अल्टीमेटली उष्मागति का पहला नियम जो होता है ना वह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पे डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, शरीर को संतुलन में रखने के लिए बलों को क्या होना चाहिए? तो अल्टीमेटली जब भी संतुलन में रखने को होगा ना तो परिमाण समान एवं दिशा में क्या होना चाहिए? विपरीत। तो याद रखिए केवल जब बल परिमाण में समान और दिशा विपरीत होगा तो शरीर पर शुद्ध बल लगेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। जल निकायों में फॉस्फेट उर्वरकों को मिलाने से क्या होता है? तो अल्टीमेटली पढ़ेंगे शैवाल की बढ़ी हुई वृद्धि में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। वायुमंडल की निचली परतों में प्रकाश की तरंग कौन सी सीमा प्रबल होती है? तो याद रखिए आप लोग 300 नैनोमीटर से अधिक की होती है, 300 नैनोमीटर से अधिक होती है। बस 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद मैं बताऊं क्या करना है। किस वायु प्रदूषण उपकरण की दक्षता अधिकतम होती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल प्रिसिपिटेटर की सबसे अधिक होती है। कठोर मध्यम कठोर जल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर क्या होती है? तो इसके लिए याद है 50 से 60 ppm होती है। अब लास्ट सेकंड लास्ट, एक कार के ड्राइवर को अचानक अपने सामने एक चौड़ी दीवार दिखाई देता है, उसे क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं तेज़ी से ब्रेक लगाना चाहिए ताकि वो रुक जाए, है ना। चलिए कौन गैसीय और कणीय दोनों प्रकार के संदूकों को हटाता है? तो अल्टीमेटली वेंचुरी स्क्रबर होता है। क्या होता है? वेंचुरी स्क्रबर होता है। लास्ट इसके बारे में पूरा मैं बता दूंगा। देखिए प्रोटीन में सही क्रम है, तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? सबसे पहले डीएनए होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन संश्लेषण आप लोग को डीएनए होते हैं। डीएनए के बाद देन आप लोग लिखिएगा आरएनए। क्या होता है? ये आरएनए होता है। देन आप लोग सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक मैं कर दिया हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को अगर पता होगा तो इसमें डीएनए कीजिएगा, फिर आरएनए कीजिएगा, फिर प्रोटीन अंश लिखिएगा और एमिन्स कीजिए। देखिए मैं अगेन आई रिपीट, सबसे पहले डीएनए होता है। क्लियर है? डीएनए के बाद होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। आरएनए की छोटी इकाई क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। उसके बाद कीजिए प्रोटीन्स कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स याद रखिए प्रोटीन संश्लेषण की इस प्रक्रिया को सूचनाओं का केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं या फिर सेंट्रल रोगोमा कहते हैं। और याद रखिए राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण जो होता है, यानी कि देखिए राइबोसोम अल्टीमेटली आप लोग पता है अगर राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, तो राइबोसोम से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उससे बोलते हैं ट्रांसलेशन, बोलते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। याद रखिएगा राइबोसोम से जो प्रोटीन का निर्माण उससे बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्लियर है? वही याद रखिएगा डीएनए से, देखिए आप लोग पढ़े होंगे डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। वही आरएनए से वही आरएनए से डीएनए जो बनता है ना उससे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए एक बात करना चाहते हैं डीएनए के बारे में। देखिए एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, ये दोनों के बारे में आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर है? वही आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है? ए और टी डबल बॉन्ड में जुड़े होते हैं और सी और जी ये ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? ए और यू होता है, यानी ए यू होते हैं और सी ट्रिपल बॉन्ड जी होते हैं। यानी कि देखिए इसमें थायमिन होते हैं तो इसके यहाँ पे यूरासिल आता है। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ये होते हैं अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आएगा डीएनए में कुल कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है शर्करा होता है, एक फॉस्फोरिक अम्ल होता है, एक होता है नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और नाइट्रोजन क्षारक में होते हैं एडेमिन,
एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। क्लियर है। और जीन आनुवांशिक इकाइयों का क्रियात्मक इकाई होता है। ये सारे चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो लास्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। ये देखिए आंसर की में कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग के बीच में लिख दिया हूँ, देख लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग हमको देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मैं खुद एक टीचर के रूप में रहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो फिर मैं बताऊँगा और आगे का प्लानिंग क्या। फिर अगेन आई रिपीट, जो समय पर साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब सपना है। चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।